नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक की। 2 दिन से कश्मीर के मुद्दे पर गृह मंत्रालय में मंथन चल रहा है। आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग, घाटी में बढ़ते खौफ तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मिले। दोनों के बीच पहले दौर की बैठक हुई, फिर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री एलजी हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सेना प्रमुख, रॉ प्रमुख भी शामिल हुए। गौरतलब है कि कल ही गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक जम्मू कश्मीर पर हो चुकी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी नीता शर्मा के पास। नीता, आज दूसरे दौर की बैठक, क्या अहम इससे निकल कर आ रहा है? निधि, जो जानकारियां छन छन के सामने आ रही हैं, इसमें डिस्कशन ये हुआ है कि पाकिस्तान जो है, भारत सरकार का कहना है कि जो जितनी भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं इसके लिए पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। साथ में उनका ये भी कहना है कि कश्मीरी पंडित्स को सेफर लोकेशंस में तो शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उन्हें घाटी से बाहर शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से सरकार की नाकामी जो है वो सिद्ध हो जाएगी। हमने देखा था निधि, जब 1990 के दशक में जब पलायन हुआ था, उसके बाद सरकार ने जो है जगमोहन को जो है रिस्पॉन्सिबल बताया था, फिर साथ में यूपीए सरकार को रिस्पॉन्सिबल बताया था, फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बताया था अलग अलग दौर में कि इनके समय पे पलायन हुआ है। तो अगर अभी पलायन होता है तो मोदी सरकार को जो है वो जिम्मेवार बताया जाएगा। तो सरकार ऑब्वियसली ऐसा नहीं चाहती है, यही वजह है कह रही है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें सेफर लोकेशंस पे जो है शिफ्ट किया जाएगा। साथ में ये भी बोल रही है कि जो बात चर्चा हो रही थी कि जो नौकरियां हैं बाहर वालों को दी जा रही हैं, तो उनका ये सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि जो नौकरियां हैं वो बाहर वालों को नहीं, मेरिट पे दी जा रही हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेल पे हैं, लैंड जो है वो सेल पे है, लेकिन जो टारगेट किलिंग है वो डेस्परेशन का लेवल दिखाती है पाकिस्तान का। तो लग रहा है कि जो इस बार ठीकरा जो है वो पाकिस्तान पर ही फोड़ा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो कश्मीर पर करवा रहा है। निधि, हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जोड़कर देखना होगा। जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, भारत ने अभी रिसेंटली ही तालिबान के साथ जो डायलॉग है वो इनिशिएट किया है। यूएन की रिपोर्ट बताती है कि 10 से 11 कैंप्स जो हैं लश्कर और जैश के अभी भी वहां पे चल रहे हैं। तो ये भारत के लिए चिंता का कारण है। तो यही वजह है कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ब्लेम किया जा रहा है। निधि, अगर मैं आपको अभी दिखा सकूं तो यहाँ पर थोड़ी सुगबुगाहट ऐसी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि अभी सब लोग निकल गए हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो अभी भी अंदर हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अभी शायद कुछ ही देर में निकलेंगे। लेकिन जहां तक इस मीटिंग का सवाल है, दूसरी बड़ी मीटिंग जो थी उसमें अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है वो डिस्कशन हुई थी, क्योंकि ये जो यात्रा है ये बहुत बड़ी यात्रा सरकार की तरफ से होने वाली है। बताया जा रहा है 6 से 8 लाख लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत खतरनाक इसलिए भी होगी क्योंकि जो टीआरएफ है, जो ऑफशूट है लश्कर ए तैयबा का, उसने ऑलरेडी इस तरह की जो वार्निंग है वो दे दी है कि वो यात्रा को सही तरीके से नहीं होने देगी। तो ऐसे में चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बहुत ज्यादा होगी। यही वजह है कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि इस बार सिर्फ व्हीकल्स को ही नहीं बल्कि हर एक यात्री को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग जो है वो दिया जाएगा, ताकि उसकी पहचान की जा सके कि वो कहाँ जा रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से ये यात्रा बहुत चैलेंजिंग होगी सरकार के लिए, लेकिन जरूरी है कि यात्रा हो, क्योंकि पिछले 2 साल से यात्रा नहीं हुई है कोविड के चलते। हमने देखा था कि केदारनाथ में कितनी भीड़ थी, उससे कहीं गुना ज्यादा लोगों की एक वो बताई जा रही है, आशा जताई जा रही है कि अमरनाथ में भी लोग दर्शन करने आएंगे। निधि, बिल्कुल नीता, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तमाम जो बैठक चल रही है इस नजर बनाए रखें, और वाकई में कुछ इस तरह की ही जो इंडिकेशंस हैं हमें जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं कविंद्र गुप्ता, उन्होंने दी है। उनसे बातचीत हमने कुछ देर पहले बात की हुई, आपको सुनाते हैं। तो कविंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर। कविंद्र जी, घाटी में जिस तरह की हत्याएं हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडित करीब महीने भर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पलायन की बात कह रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, इसे बीजेपी की रणनीतिक चूक बताया जा रहा है। देखिए, इसको राजनीतिक चूक, ये बीजेपी की चूक नहीं कहा जा सकता। घाटी में जिस प्रकार से हालात बने हैं, हमें पहले पिछले 2 सालों में जाना होगा। 2 सालों में शांति व्यवस्था कितनी कायम हुई है। नंबर 1, वहां पर पाकिस्तान के झंडे चढ़ते थे, आज नहीं चढ़ते। हुर्रियत और जमायते इस्लामी जिस प्रकार से कैलेंडर निकाला करती थी और कैलेंडर के माध्यम से रोज अपने प्रोग्राम देती थी, मस्जिदों से ऐलान होता था,
और जब कोई मिलिटेंट मरता था तो लाखों की तादाद में लोग उसके जनाजे में चले जाते थे। रोज जो बंद रहते थे और पाकिस्तान पस्त लोग तो उनकी आज आवाज बंद है, पत्थरबाजी वहां पर नहीं है। इन सारे सारे परिप्रेक्ष्य में कहूंगा कि इसमें यह मानना चाहिए कि मिलिटेंट्स ने अपना एक तरीका चेंज किया है, एक रणनीति चेंज की है। पाकिस्तान जानता है कि घुसपैठ के माध्यम से या दूसरे तरीके से हम हिंदुस्तान को नहीं जीत सकते, ये सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे नौजवानों को इस काम के लिए लगाया है और वहां पर पिस्टल्स बांटी हैं, छोटे हथियार बांटे हैं। हथियार आते थे, पकड़े जाते थे, ड्रग्स आती थी, पकड़ी जाती थी। जिस प्रकार से जो हवाला का पैसा आता था उस पर भी रोक लगाई गई। लेकिन ये जो तरीका है, इसमें ऐसे नौजवान जिनके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनको ये मानना चाहिए कि उन लोगों को यहां पर यूज किया जा रहा है। इसमें मानने से कोई इनकार नहीं है। स्थानीय लोग इस प्रकार के लोगों की कहीं ना कहीं सहायता करते हैं उनको छुपाने में, और अगर कोई पकड़ा भी जाए तो या उसके विरोध में नहीं बोलेंगे। अभी हालात वहां पर ये हैं, लेकिन इस रणनीति को सुरक्षा बलों ने जो अच्छा काम किया है उसी हिसाब से सोचना होगा। नंबर एक तो भारत सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसमें कोई कमी नहीं है। सुरक्षा बल की डेडिकेशन में कोई कमी नहीं की जा सकती। हमें सम्मान करना चाहिए कि अपनी शहादत देकर के उन लोगों ने कश्मीर के हालात को सुधारा है। ठीक है, रणनीति चेंज करने की जो बात है उसको करना ही पड़ेगा। और मैंने आज भी एक अखबारों में बयान दिया है कि एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करने की बहुत जरूरत है, वहां पर सर्च ऑपरेशन करने की जरूरत है। एक खैर मेरे से ज्यादा तो खुफिया एजेंसी जानती हैं जो वहां पर इस विपरीत परिस्थितियों में काम करती हैं, उनको ज्यादा पता होगा। लेकिन अगर सभी के हथियार जिस प्रकार से, नंबर एक तो जो माइनॉरिटीज को जिनको टारगेट किया जा रहा है उनको सही जगह पर पहुंचाना, और हेडक्वार्टर्स पर जहां पर सिक्योरिटी हो वहां पहुंचाना, ताकि लोगों के मन से एक डर खत्म हो, एक खौफ खत्म हो। खौफ होना स्वाभाविक बात है, पता नहीं किस वक्त किसको किस प्रकार की गोली लगेगी, क्योंकि पिछले 12-15 दिनों से इस प्रकार के हालात हैं। दूसरा, सभी हथियार अब थानों में जमा किए जाएं, उसके बाद सर्च ऑपरेशन हो और सख्ती से निपटा जाए। ये भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री जी आज इसकी मीटिंग भी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आर्मी को सहायता लेकर के, कई बार जब इस विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार के फोर्सेस को, जिनको एक एक्सपीरियंस रहता है, जिनका एक डर रहता है, तो उनको भी मुझे लगता है कि उनका भी साथ लेना होगा, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। जो ग्राउंड रियलिटी है इस पर मैं बात कर रहा हूं। गुप्ता जी, लेकिन जो पंडितों की कॉलोनीज हैं, तालेबंदी क्यों की जा रही है? क्यों बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है वहां पर? देखिए, सरकार किस प्रकार से सोचती है कि अगर यहां से एक बार पलायन शुरू हुआ तो ये एक गलत मैसेज जाएगा, जो किया कराया है उस पर पानी फिरेगा। सरकार को चाहिए कि जल्दी से इन लोगों का सारा डाटा, कहां पर लोग हैं, इनको सेफ जगह पर पहुंचाया जाए। उसके बाद जो भी आपने ऑपरेशन करना है उसको कीजिए। लेकिन लोग नित्य प्रति हम लोगों को तो मरवा नहीं सकते हैं, ये भी सच है। तो इसलिए जरूरी है कि इस ऑपरेशन को अंजाम, अगर आप लोगों को रोकना चाहते हैं तो जल्द से सभी सुरक्षा बलों की आपस में बैठक होकर के उन लोगों के घरों के आसपास, खैर डाटा सरकार के पास रहता है। हाँ, सरकार के पास डाटा रहता है कि कितने लोग यहाँ पर ये बिजनेसमैन ऑलरेडी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। नंबर दो, जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत लोग लगे हैं उनका भी डाटा उनके पास होगा ही। तीसरा, जो सेक्रेटरीट के माध्यम से, दूसरे डिपार्टमेंट्स के माध्यम से लोग वहां पर रहते हैं, उनका भी सरकार को पता होना चाहिए। अगर कुछ रह गया है तो उसका जल्द से खुफिया एजेंसियों के माध्यम से पता लगाना चाहिए। चौथे ऐसे हैं जो बारी मजदूर वहां पर आकर के काम के लिए आते हैं। इन सभी लोगों को, एक सिख समाज है हमारा वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात की मैंने कही, जो ऑलरेडी विपरीत परिस्थितियों में तराल या दूसरे कुछ इलाकों से, बारामूला के इलाकों में वहां रह रहा है। इन सभी की सुरक्षा व्यवस्था इनके कॉलोनीज के आसपास जहां ये रहते हैं उन पर करनी होगी। उसके बाद ऑपरेशन होगा तो मुझे लगता है कि ये जो पलायन का एक डर है वो भी कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाएगा।
लेकिन अगर कश्मीरी पंडित जाते हैं, पलायन करते हैं, तो उनके साथ तो अब दूसरी बार नाइंसाफी हो जाएगी। ये तो देखिए, ऐसा नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से लोगों को वहां पर बसाने की कोशिश की। ये हालात हर वक्त नहीं रहते हैं, ये बीच बीच में जब रणनीति चेंज होती है तो इस प्रकार से टारगेट किलिंग्स की जाती हैं। वहां पर मैंने बताया कि कश्मीरी पंडित समाज नहीं है, बहुत से ऐसे अहम लोग हैं। 2 लाख की संख्या में जो मुझे बताया गया, जो मुझे एक नॉलेज है, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, कि 2 लाख के लगभग वहां पर बाहरी मजदूर जो वहां पर काम करते हैं। बिजनेसमैनों की तादाद भी काफी है, अपने सिख समाज की तादाद भी काफी है। अब किसी एक समाज को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इन सभी को, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इस सारे संदर्भ में देखिए, सरकार के पास सभी साधन भी रहते हैं, लेकिन रणनीति जल्दी बनाने की जरूरत है समय के अनुसार। बिल्कुल जल्दी रणनीति बनाने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली में तो बैठकें हो रही हैं 2 दिन से, कल अजीत डोभाल भी पहुंचे हुए थे। आप स्थानीय जो नेता हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, रणनीति कैसी हो? देखिए, जो हमने बताया, हमने पिछले 30 सालों से मिलिटेंसी देखी है, और आज जिस प्रकार से कश्मीर का माहौल है, काफी स्थितियां बदली हैं, पहले से बेहतर हुई हैं। सरकार के जो काम है उसकी लोग सराहना भी करते हैं, पर इंडिविजुअल तौर पर जब मॉब मेंटालिटी आती है तो मुझे लगता है कि सहायता उन्हीं लोगों की जाती है। दूसरा, ये जो हमारी स्थानीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका भी बहुत अच्छा रोल नहीं है वहां पर। वो मिलिटेंट सरकार को कोसेंगी, सुरक्षा बलों को कोसेंगी, पाकिस्तान के समर्थन में बोलेंगी, पाकिस्तान से बात करने की वकालत करेंगे, लेकिन इन लोगों की हत्या के बाद, इन लोगों की शहादत के बाद इनके मुंह की जबान बंद हो जाती है। ये पाकिस्तान से बात क्यों की जाए, पाकिस्तान यहां पर करवा रहा है। इस सारा जो इनकी सोच है, उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश को तोड़ने के लिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं, तो किसी प्रकार का भी निर्णय सभी लोगों को मान्य होगा। हम, कश्मीर हमारा है और सारे का सारा है, और खास करके जो पाक में कश्मीर है वो भी हमारा है। पाकिस्तान की हालत क्या है अपनी, वो पता नहीं किस दिन टूट जाएगा। बलोचिस्तान, कराची, सिंध, वहां पर किस प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये लोग उनकी वकालत करें, ये कहां तक सही है। तो गुप्ता जी, जो खीर भवानी यात्रा है, जो कश्मीरी पंडितों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, कहा जा रहा है, और हालांकि सुरक्षा बंदोबस्त है, लेकिन अब उन्हें विश्वास नहीं रहा है, डर और खौफ ज्यादा है। देखिए, जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है, मैंने पहले कहा कि इस प्रकार की लगातार हत्याएं होने से डर और खौफ तो जरूरी है, होगा ही लोगों के दिमाग में। आज भी मेरे पास कुछ स्थानीय लोग वहां से आए थे जो कह रहे हैं, रो भी रहे थे कि हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है। लेकिन सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, और जल्द से जल्द उस रास्ते पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था, जैसे अमरनाथ यात्रा एक लंबी यात्रा है, वहां पर सारे रास्ते में हम चप्पे चप्पे पर फोर्सेस लगाते हैं, और बड़े महत्वपूर्ण तरीके से वहां होती है। क्योंकि लगातार जो हत्याएं हुई, उससे एक खौफ, ये एक बाइकॉट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम उनको सुरक्षा करेंगे, कुछ लोगों को वहां पर भेजेंगे, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का निर्णय, एक जो ऐसी भावना बनी है कि लोगों की सुरक्षा नहीं है, उसके कारण से हो रहा है। अगर हम ये चीजें छोड़ करके मिलिटेंट्स के आगे सरेंडर करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा। इनकी हर कोशिश को नाकाम बनाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए सरकार का साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सरकार विल के साथ काम कर रही है। अगर हम नहीं जाएंगे तो सुरक्षा बलों के पर जो एक विश्वास है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो चीजों को रिकंसिडर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कविंद्र गुप्ता जी, हमसे बात करने के लिए। सुरक्षा बलों पर तो विश्वास है, लेकिन नेताओं पर जो विश्वास है, क्या वो डगमगाया है, उसी पर मंथन हो रहा है आज। बहरहाल, देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक हम लोग लेते हैं, उसके बाद आपको ले चलेंगे हैदराबाद से एक शर्मसार करने वाली खबर। दिन दहाड़े हैदराबाद में 17 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार, और वो भी 5 नाबालिगों ने।
हैदराबाद में 17 साल की लड़की के सामूहिक बलात्कार के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े जाने माने इलाके जुबली हिल्स में एक कार में यह अपराध हुआ। अपराध करने वाले 5 लड़के नाबालिग हैं और रसूखदार परिवारों के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद के जाने माने पब में पार्टी के बाद नाबालिग लड़की कार में बैठी उस लड़के के साथ जिससे उसकी मुलाकात पार्टी में होने की बात कही जा रही है और उसने उसे घर छोड़ देने का प्रस्ताव रखा। शनिवार शाम को 17 साल की लड़की 6 लड़कों के साथ एक कार में गई थी। 6 में से 5 लड़कों ने उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में 5 आरोपी नाबालिग हैं और राजनीतिक तौर पर दबदबे वाले परिवारों के बताए जा रहे हैं। नाबालिगों को पब में क्यों एंट्री दी गई और क्या वो नशे में थे, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। One of these accused happens to be an MLA son of MIM party. इनमें से एक आरोपी MIM पार्टी के विधायक का बेटा है और दूसरा TRS पार्टी के बड़े नेता का बेटा लगता है। इनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का बेटा भी शामिल है। तेलंगाना पुलिस गंभीरता से लगी हुई है, जिस पर अब शायद मामले को रफा दफा करने का दबाव पड़ रहा है। पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। हैदराबाद महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है, लेकिन दिन दहाड़े ऐसा कांड हो गया। पुलिस का कहना है कि नेता का बेटा हो या कोई और, किसी भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सहारनपुर से खबर, किस तरह से वहां पर जो मजदूर थे कोरोना काल में उनकी साइकिलें जब्त की गई थी। अब इनको बेचकर सरकार ने कमा लिए 21 लाख रुपए। बात उत्तर प्रदेश से। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों की ओर जा रहे मजदूरों से जब्त की गई हजारों साइकिलों से उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। सहारनपुर जिले ने मजदूरों की 5,400 जब्त ऐसी साइकिलों की नीलामी कर दी जिसे मजदूर लेने नहीं आ पाए थे। हजारों मजदूरों की साइकिलों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों से जब्त साइकिलें हैं। हजारों साइकिलें आज कबाड़ की शक्ल में सहारनपुर के एक वीरान मैदान में पड़ी हैं। इनकी गद्दियों पर लिखे नंबर का टोकन उन मजदूरों को दिया गया था, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर लौटे मजदूरों में शायद न हिम्मत और न ही पैसा बचा होगा जो किराया खर्च कर कबाड़ बन चुकी साइकिलें लेने के लिए आते। लिहाजा 2 साल इंतजार करने के बाद प्रशासन ने मजदूरों की 5,000 से ज्यादा साइकिलों को 21 लाख रुपए में नीलाम कर दिया। हालांकि नीलामी में ये हजारों साइकिलें खरीदने वाले जितेंद्र भी परेशान हैं। जी वैसे तो लगभग सब कबाड़ हैं, लेकिन कोई अच्छी निकल जाती है तो हम ग्राहक से 1,000-1,200 तक की मांग करते हैं जी। अच्छा। बाकी ग्राहक के जेब में कोई 500, कोई 700, कोई 800 दे देते हैं। तो लगता है कि आपका ये जो साइकिल जो आपने जो ठेका लिया है जी कितना इसमें आपको नुकसान है या फायदा है? जी साहब, हमें तो इसमें मुझे तो लगता है हमारे भाई साहब कुछ बचने की बजाय सब टूट जाएंगे पैसे, क्योंकि सब कबाड़ हो चुके हैं 2-3 साल में। लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में मजदूर साइकिल से ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से पलायन करने लगे। ऐसे में सहारनपुर पलायन कर रहे मजदूरों का हब क्यों बन गया? जो प्रवासी मजदूर हरियाणा, पानीपत, पंजाब से जो आ रहे थे अपनी साइकिलों से, जिला प्रशासन ने उनको यहीं रोक दिया गया। हजारों साइकिलें यहाँ पे खड़ी हैं जो किसी काम की नहीं है। उनकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि आपको बयान नहीं कर सकते। 2 साल पहले इस तरह पलायन कर रहे मजदूरों को प्रशासन रोक रहा था। इस दौरान इनकी साइकिलें जब्त की गईं, इन्हें क्वारंटाइन किया गया, फिर बस और ट्रेन से इनको भेजा गया, लेकिन इनकी साइकिलें यहीं रह गई। अब इनको नीलामी में लेने वाले ठेकेदार हर साइकिल की कीमत 1,200 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि
कि लगभग सारी खराब ही हैं और कुछ इसमें ठीक भी हैं। यहाँ पे हमें पता लगा था कि साइकिल मिल रही है। यहाँ पे आकर देखा कि यहाँ पे तो साइकिल बिल्कुल बेकार कबाड़ा, अच्छी नहीं लगी, हमें क्वालिटी नहीं पसंद आई इनकी। कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों की पीड़ा की ये तस्वीरें आपकी नज़रों में अब ज़रूर धुंधली पड़ गई होंगी, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मजदूरों की ज़िंदगी आज भी इन साइकिलों की तरह बिखरी हुई है। कोरोना की महामारी के बाद एक तरफ सब कुछ अच्छा होने के सरकारी दावे हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर भूख और प्यास झेलकर मजदूरों के पलायन की प्रतीक ये साइकिलें हैं, जो बहुत कुछ कहती हैं, बस इन्हें समझने की ज़रूरत है। सहारनपुर से अशोक कश्यप के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे ले चलेंगे लखनऊ, यहाँ के इन्वेस्टमेंट समिट की, जहां पर काशी मथुरा को भी किया गया याद। बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और बड़े उद्योगपतियों ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी, लेकिन ध्यान काशी और मथुरा पर रहा। विपक्ष ने उठाए सवाल। अब उत्तर प्रदेश की पहचान अमेठी और सैफई से नहीं, बल्कि अयोध्या, मथुरा, काशी और कुशीनगर से होती है। पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग आज उत्तर प्रदेश को उसकी पौराणिक पहचान से मिलने से गदगद हैं और खुशी इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े मंत्री लखनऊ में निवेश से जुड़े एक बड़े आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मौजूदगी में काशी और मथुरा का मुद्दा ले आए, जहां मंदिर मस्जिद का विवाद पिछले महीने अखबारों की सुर्खियां बनता रहा है, बल्कि अयोध्या, मथुरा, काशी और कुशीनगर से होती है। वैसे इस आयोजन के दौरान 80,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव के पत्थर रखे गए। अब उत्तर प्रदेश की पहचान अमेठी और सैफई से नहीं, बल्कि अयोध्या। मंत्री नंद गोपाल नंदी, जिनके विभाग ने ये आयोजन किया, उनका कहना था कि यूपी को अब अमेठी और सैफई की वजह से नहीं जाना जाएगा। सैफई समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का गढ़ है और अमेठी एक वक्त कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां से राहुल गांधी सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 1400 नई परियोजनाएं राज्य में 80,000 करोड़ का निवेश लेकर आएंगी। इससे 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट खेती और आईटी से जुड़े हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यूपी के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जिस भी सेक्टर में जो भी रिफॉर्म आवश्यक होंगे, वो रिफॉर्म निरंतर किए जाते रहेंगे। यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने आयोजन और निवेश के वादों पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन उद्योगपति को लेकर जो आगे बढ़ रही है, तो सवाल ये है कि 2.2 लाख करोड़ का जो कर्जा, वो जो विशिष्ट उद्योगपति हैं, वो तो खुद डूबे हुए हैं, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश को कैसे निवेश करेंगे? निवेशकों की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद चालू किए गए तकरीबन 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेज में हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।